हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 का वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कौन कौन से कंडीशन रिस्पॉन्सिबल हैं आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। उसमें एक टर्म आया था लैटिस एनर्जी। मैंने कहा था कि इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा भी। तो आज जो लेक्चर नंबर 2 का वीडियो है वह लैटिस एनर्जी पर ही डिपेंड है। ठीक है, लैटिस एनर्जी के बारे में डिटेल समझेंगे। दूसरी बात कि यह वीडियो केमिकल बॉन्डिंग बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर, क्लास 11th, नीट और जेई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बेटा हम देखेंगे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो लैटिस एनर्जी की जब भी आप बात करोगे बेटा ना, तो आप समझ लो किसकी बात कर रहे हो, आयनिक कंपाउंड। किसकी बात कर रहे हो, आयनिक कंपाउंड। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक उसका। अब ध्यान दो, आयनिक कंपाउंड की जब आप बात करते हो तो आयनिक कंपाउंड मतलब क्या होगा, सॉलिड होगा जनरली। सॉलिड मतलब क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे NaCl का देखो। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड दो चीजों से मिलके बना होगा। एक क्या होगा, कैटायन, और एक क्या होगा, एनायन। यही ना होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा तो इसमें कैटायन एंड एनायन आर अरेंज्ड अल्टरनेटली। अल्टरनेटली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ध्यान दो, यह मान लो कोई आयनिक क्रिस्टल है, कोई क्या है, आयनिक क्रिस्टल। तो इसमें यह क्या होगा, कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन क्या है, अल्टरनेटली अरेंज्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो कैटायन और एनायन होते हैं वह अल्टरनेटली अरेंज होते हैं। इज दैट क्लियर। एक मिनट रुक जाओ। तो जब कैटायन और एनायन का अरेंजमेंट अल्टरनेट होगा तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि आयनिक क्रिस्टल में दो प्रकार का फोर्स लग सकता है। दो प्रकार का फोर्स लगता भी है। या तो लगेगा क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स, सेम एनायनों के बीच में नजदीक तो रहेंगे ना, थोड़ा सा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और दूसरा क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरा क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो आयनिक क्रिस्टल में जैसे मान लो यह एनायन नजदीक आए तो इनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल में दो प्रकार का फोर्स लगता है, एक रिपल्सिव फोर्स और दूसरा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, कैटायन और एनायन के बीच में। लेकिन अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, वह ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। किससे, रिपल्सिव फोर्स से। किससे ज्यादा होगा, रिपल्सिव फोर्स से। यही कारण है कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है, मोर स्टेबल होता है। इतना हमको बताना था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लिखते चलना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान दो, बढ़ा जाए। अब लैटिस एनर्जी को मैंने कहा था कि एक मोल कैटायन और एक मोल एनायन के कॉम्बिनेशन से जो आयनिक कंपाउंड बनेगा और उसके बनने के फलस्वरूप जो ऊर्जा रिलीज होगी उसी को हम लैटिस एनर्जी बोल रहे थे। तो इसका डेफिनेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो NaCl है, NaCl, और यहाँ पर क्या है, Na+ कैटायन और Cl- एनायन। ठीक है, तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल को, किसी भी आयनिक एक मोल आयनिक कंपाउंड को उसके आयनों में तोड़ने पर जो एनर्जी दी जाती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। उसको भी क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और यहां पर जो लैटिस एनर्जी होगा वह पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव यू। लैटिस एनर्जी को यू से लिखते हैं। तो एक मोल आयनिक कंपाउंड को उसके गैसियस कैटायन एनायन में तोड़ने के लिए
जितनी एनर्जी आप दे रहे हो उसको भी हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। ठीक उसी प्रकार एक गैसियस कैटायन और एक गैसियस एनायन के कंबाइन होने पर 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा, सॉलिड फॉर्म में 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा, और इसके बनने में जो एनर्जी रिलीज्ड होगी, जो एनर्जी रिलीज्ड होगी वो अभी क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी। और यहाँ पर लैटिस एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हो रहा है। तो लैटिस एनर्जी का परिभाषा हम 2 प्रकार से देते हैं, 2 परिभाषा होता भी है, और दोनों किस पे डिपेंड है, आयनिक कंपाउंड पर। तो आयनिक कंपाउंड को उसके गैसियस कैटायन एनायन तोड़ने में जो ऊर्जा आप दे रहे हो उसको भी आप क्या बोल रहे हो, लैटिस एनर्जी बोल रहे हो। और 1 मोल कैटायन और एनायन को जोड़ने पर जो आयनिक कंपाउंड 1 मोल बन रहा है, इसके बनने में जो ऊर्जा बाहर निकल रही है उसको भी क्या बोल रहे हो, लैटिस एनर्जी। लेकिन यहाँ पर आप दे रहे हो तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आप दे रहे हो तो निगेटिव होगा। क्लियर हो रहा है। बोलो, अब लैटिस एनर्जी को थ्योरेटिकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं। थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं बॉर्न-लिंडे इक्वेशन से। बॉर्न-लिंडे इक्वेशन से क्या है, U इज इक्वल टू, यू में लैटिस एनर्जी Na M Z प्लस Z माइनस E स्क्वायर अपॉन R नॉट 1 माइनस 1 अपॉन N। ठीक है, वेयर Na इज, देखो सीधे वैल्यू आपको JEOE में दिया जाएगा, BSc में दिया जाएगा, सीधे आपको सबकी वैल्यू दे दी जाएगी, वह वैल्यू पुट करके आप लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर होगा, EM क्या होगा, मेडिलंग्स कांस्टेंट होगा, मेडिलंग्स कांस्टेंट। ठीक है, यह कैटायन एनायन के रेशियो पे डिपेंड करता है, आपको निकालने के लिए नहीं आएगा, MSc में है, यह वैल्यू आपको दे दी जाएगी। ठीक है, Z प्लस क्या होगा, चार्ज ऑन कैटायन, Z माइनस क्या होगा, चार्ज ऑन एनायन, E क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और R नॉट क्या होगा, R प्लस प्लस R माइनस, मतलब R प्लस हो जाएगा रेडियस ऑफ कैटायन, R माइनस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, और N इज इक्वल टू क्या होगा, बॉर्न कांस्टेंट, बॉर्न कांस्टेंट। ठीक है, ये अभी वैल्यू आपको दी जाएगी, तो सीधे वैल्यू पुटअप करना है और लैटिस एनर्जी की क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, सारा टर्म मैंने बता दिया आपको, Na इज इक्वल टू M Z प्लस Z माइनस E स्क्वायर अपॉन R नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन N। क्लियर हो रहा है। बॉर्न-लिंडे इक्वेशन बोलते हैं, सारा चीज़ नोट्स में मैं डिटेल लिखा हूँ, इसका डेरिवेशन सब MSc में है, तो प्लीज़ साइंटिस्ट बनने का प्रयास मत करिएगा, आप में नहीं आएगा। चाहे जैम तक आप जाओगे वहाँ पर भी इसका डेरिवेशन नहीं कहीं आने वाला है। ठीक है, इस पर सवाल आएगा और वैल्यू आपको दी जाएगी। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ें। अब लैटिस एनर्जी को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए आया है बॉर्न-हैबर साइकिल। क्या है, बॉर्न-हैबर साइकिल, बात समझ में आ रहा है। तो बॉर्न-हैबर साइकिल को अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटा लैटिस एनर्जी पे ही मैंने बनाया था। बॉर्न-हैबर साइकिल एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ओके।